तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, कैपेसिटर की, संधारित्र की। तो इसमें वैसे तो कई सारे टॉपिक हैं आपके, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद सीधे डेरिवेशन पर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर होता क्या है। तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। क्या है आपका कैपेसिटर? को हिंदी में कहते हैं संधारित्र। एक ऐसी युक्ति जिसका आकार या आकृति बदले बिना आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। क्या है आपका संधारित्र? कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर अ चार्ज विदाउट चेंज इट्स शेप और साइज। ठीक है। सो ये आपका क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। इसकी जो अगली डेफिनेशन है वो है धारिता। धारिता हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो मैंने आपको जनरली हमेशा ही बताया है कि आप फॉर्मूला जरूर याद रखिए। तो जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है तो Q अपॉन V। Q अपॉन V। अच्छा, आप बताइए चार्ज कैसे करते हैं? पहले वोल्टेज ही तो सप्लाई करते हैं, और कब तक कोई चीज चार्ज होती है? आपने एक आपका सिंपल सा आपका एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं कि जो आपका चार्ज होता है फ्लो कहाँ से करता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। यानी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसका वोल्टेज कम होगा, जब चार्ज हो जाएगी तो उसका वोल्टेज इक्वल लेवल पर आ जाएगा, तो उसके बाद फिर चार्ज होना बंद हो जाएगी। तो किसी भी बैटरी में जब आप चार्ज देंगे तो उसका धीरे धीरे जो वोल्टेज होता है वो बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है। या ऐसे कहते हैं कि जब हम उस पर वोल्टेज देंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, तो उसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो अगर हम इस डेफिनेशन में देखें, अगर हम V की वैल्यू क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। इफ V इक्वल्स टू क्या हो? 1 वोल्ट। आपने वोल्टेज कितना कर दिया? 1 कर दिया, तो एवं फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू हो जाएगा Q। यानी क्या है कैपेसिटेंस? उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है जो कि 1 वोल्ट का वोल्टेज इंक्रीज करने पर उस कैपेसिटर में कंसीडर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है। क्या है आपका धारिता? धारिता को ऐसे लिख सकते हैं कि अब देखिए V कितना है? 1 वोल्ट। तो क्या लिखेंगे? किसी संधारित्र को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर 1 वोल्ट का आपने वोल्टेज दे दिया, जितना आवेश उसमें संचित हो जाता है 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर, उसमें संचित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? हम आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट। इसे जरूर याद रखें, न्यूमेरिकल से बड़ी दिक्कत क्रिएट करने लगता है अगर आपको नहीं पता है तो। C इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड गिवन एज। ठीक है। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज stored in capacitor after given a voltage of 1 volt। ठीक है। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? ये तो समझ पा रहे हैं, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा था कि V की वैल्यू 1 हो जाए, यानी 1 वोल्ट का वोल्टेज किसी चीज को दिया जाए, तो 1 वोल्ट का वोल्टेज देने पर, जैसे मान लीजिए उसका 10 वोल्ट था, आपने 11 वोल्ट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उस 11 वोल्ट तक वोल्टेज बढ़ाने के लिए बैटरी का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाए? धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। सो आपका C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक। तो अगर इसकी यूनिट की बात कर लें हम, तो यूनिट क्या हो जाएगी? जिसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम पर वोल्ट। लेकिन ये आपकी यूनिट आपकी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, बल्कि कूलॉम भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, तो इसको सिंपली और रिप्रेजेंट किया जाता है फैराड में। किसमें इसकी यूनिट को लिखा जाता है? फैराड में। अब एक और डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है, धारिता से ज्यादा, कैपेसिटेंस से ज्यादा जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है 1 फैराड की, कि आपका 1 फैराड क्या होता है? 1 फैराड क्या है आपका? अगर किसी देखो C इक्वल टू Q अपॉन B, अगर क्या हो जाए
Q भी 1 कूलम हो जाए एंड B भी 1 वोल्ट हो जाए, तो जो कैपेसिटेंस है C वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अगर किसी कैपेसिटर को 1 वोल्ट का वोल्टेज दें और उसमें 1 वोल्ट का वोल्टेज देने पर जो चार्ज स्टोर हो कितना हो, केवल 1 कूलम हो, तो जो ऐसा कैपेसिटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसे हम 1 फैराड कहेंगे, है ना। किसी संधारित्र को अगर 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर उसमें संचित आवेश की मात्रा भी 1 कूलम हो, तो ऐसे संधारित्र की जो धारिता होती है उसे क्या कहते हैं, 1 फैराड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर किसी चीज का वोल्टेज जल्दी बढ़ जाएगा और वोल्टेज आपने ज्यादा दिया, बहुत जल्दी, मतलब मैंने कहा चार्ज होने का मतलब क्या, वोल्टेज क्या बढ़ना, फुल चार्ज होने का मतलब क्या, वोल्टेज फुल बढ़ गया। अगर वोल्टेज तेजी से बढ़ गया तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है ना, वो बहुत देर तक आपके मोबाइल को चलाए नहीं रखती, जल्दी से डिस्चार्ज भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका वोल्टेज जल्दी बढ़ता है, तो वोल्टेज जब ज्यादा होने लगेगा, इसलिए वोल्टेज नीचे भी है, इन्वर्सली होता है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। और बहुत ज्यादा वोल्टेज देने पर भी चार्ज आपका क्या है, चार्ज आपका क्या है, ज्यादा बढ़ जाए। अगर कम वोल्टेज चार्ज ज्यादा बढ़ जाए तो उस तरीके से आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ये 1 फैराड की डेफिनेशन याद रख लेना, और इतना सिंपल सा है, ठीक है। हम आगे बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इस फॉर्मूले को जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो जब दो पैरेलल प्लेट्स को, कैसी पैरेलल प्लेट्स को, कि जिन पर अपोजिट चार्ज हो, दो पैरेलल प्लेट, मैंने मान लिया एक प्लेट ए है, ये आपकी एक प्लेट है, मान लीजिए एक्स है, और ये आपकी क्या है, वाई है, ठीक। तो जब दो आपकी प्लेट है एक दूसरे के पैरेलल रखी हो और इन पर जो चार्ज हो क्या हो, अपोजिट हो। आपने बैटरी के अंदर देखा है कभी, बैटरी के अंदर देखा होगा तो आपने देखा होगा अक्सर कि उसमें जो आपका लिक्विड भरा होता है उसके बीच में प्लेटें रखी होती है इस तरीके से, पतली पतली सी, और एक दूसरे पैरेलल में रखी रहती है, तो एक प्रकार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। सो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब दो प्लेट है कैसी, जिनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो इक्वल हो और चार्ज भी क्या हो, इक्वल हो और अपोजिटली चार्ज हो, एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं, तो इस प्रकार जो डिवाइस बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार जो अरेंजमेंट बन जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, संधारित्र कह देते हैं। क्या संधारित्र, कि जब दो बराबर क्षेत्रफल वाली प्लेटें जिन पर आवेश का मान बराबर किंतु विपरीत हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती है, तो इस प्रकार बनी हुई व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल प्लेट मैंने रख दी, ठीक है। अब हमें निकालना है इसकी कैपेसिटी क्या होगी, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बल्कि काफी इंपॉर्टेंट, यही एकमात्र इस चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं बाकी कुछ टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कोर्स काफी ज्यादा है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ। तो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालें किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक है। सो मान लिया लेट वी हैव टू प्लेट्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल एरिया बट अपोजिटली चार्ज, ठीक है। और जिनके बीच में जो सेपरेशन है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया स्मॉल डी है, ठीक है। तो मैंने सर कैपेसिटेंस निकाल ली है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = होता है Q अपॉन V। मैंने मान लिया चार्ज तो Q गिवन है, चार्ज तो कुछ ना कुछ गिवन है, लेकिन कैपेसिटेंस पता नहीं है। तो देखिए आपको सबसे पहले जरूरी है क्या, आप V निकालिए, और V निकालना है चार्ज की वजह से। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था वोल्टेज के लिए, चार्ज की वजह से देखिए V नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे डेल्टा V बराबर पढ़े थे E इंटू डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन में E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डी। एक फॉर्मूला पढ़े थे आप पिछले चैप्टर में, है ना, मैंने आपको डिस्कशन कराया था, आप चाहे तो पीछे की वीडियोज में देखिएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डी। तो अगर आपको देखिए V निकालना तो उसके पहले आप E निकालिए, ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रखिए। हमें चाहिए C इक्वल होता है Q अपॉन B, Q तो Q पर छोड़िए, लेकिन आपको B पता होना चाहिए।
तो बी कब निकलेगा, जब आपको क्या पता होगा, ई पता होगा। तो ई इंटू डी करते हैं, डी तो पता ही है, ई निकालिए पहले, ठीक। तो सिंस, अब मैं इसको लिख लीजिए, सिंस कैपेसिटेंस हमें निकाली, तो कैपेसिटेंस को लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए हमें क्या चाहिए। सिंस कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ये आपकी इक्वेशन बन होगी। B के बारे में सोचना है, तो B तो नहीं पता है, तो पहले आप E निकालिए, है ना। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज कहाँ स्टोर होता है, प्लेटों के बीच में ही तो स्टोर होगा, ये जो आपका है, ठीक है ना। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नहीं कि आपने देखिए गॉस थ्योरम में इसके डेरिवेशन कराया था कि प्लेटों के बाहर भी निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच में भी निकालते हैं। तो यहाँ पर बाहर की कोई बात नहीं, चार्ज इसके बाहर थोड़ी स्टोर होगा, नहीं कि बीच में स्टोर होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पता होना चाहिए, बीच में। गॉस थ्योरम वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने कराया था, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगी, मैंने वैसे डेरिवेशन कराया था, एक बार आप चाहें तो फिर से समझ लीजिए। ये आपकी एक्स प्लेट है, प्लस चार्ज है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा दूर होती है, ये हो गया आपका EX। और माइनस की वजह से क्या होती है, माइनस की तरफ होती है, तो क्या हो गया EY। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों की क्या है, एक जैसी है, तो क्या हो जाएगा EX प्लस EY। और प्लेट की वजह से जो आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो कितनी आती है, सिंस EX इक्वल चार्ज है, इक्वल एरिया है, तो EX और EY की जो वैल्यू होगी वो कितनी हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस डेरिवेशन को मैंने वैल्यू कराया था, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E पता चल गया, अब B निकाल लीजिए। जैसे ही B निकाला तो सब पुट कर दो, C आ जाएगा, है ना। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, है ना। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा था नहीं वाला फॉर्मूला, सिंस डेल्टा V इक्वल टू होता है क्या, ऐसे E बराबर पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर होता है डेल्टा V अपॉन D। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। इस डायरेक्शन देखिए अच्छे से तैयार करिए, इसके बाद मैं एक डायरेक्शन और कराने वाला हूँ जिसमें हम मीडियम की बात करेंगे। अभी तो हमें मान के चल रहे हैं कि इन प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, केवल वैक्यूम है, ठीक है। तो अगर ये समझ जाए तो वो वाला आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा, उससे कम से कम 5 से 6 डायरेक्शन तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे उसी वाले डायरेक्शन से जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको डायरेक्शन आना जरूरी है, ठीक। सो V बराबर क्या हो जाए, E इंटू डी। E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, B बराबर जाए E की जगह कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, है ना। तो आपको B की वैल्यू तो पता चल गई है, सिंस B बराबर क्या आ गया, अच्छा सिग्मा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था, सिंस सिग्मा इक्वल टू था आपका Q अपॉन A, यही तो था। तो B बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह हो गया Q अपॉन A, ठीक है। सिग्मा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, Q अपॉन A, और बाकी जो लिखा था उसको वैसे लिखते हैं D और एप्सिलॉन नॉट। V की वैल्यू पता चलेगी, पुट कर दीजिए यहाँ पर। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, समीकरण 1 क्या हो जाएगी, C बराबर हो जाएगा Q, तो Q रहा, और V की जगह क्या आ गया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले Q से वाला Q तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन के नीचे जो अपॉन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपकी बेटा क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा था, आपको सबसे पहले कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। C इक्वल टू होता क्या, Q अपॉन B होता है। तो ना Q तो मैंने कहा पता है, लेकिन B पता नहीं है, तो पहले क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट्स की बात हुई है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या, कि जब 2 प्लेट्स जो क्या अपोजिटली चार्ज्ड हो, एरिया इक्वल हो, एक दूसरे पैरेलल रखी जाती हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। सो उनमें हमने क्या किया, अब जब प्लेट थी तो आपको इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले ही पता कर चुके, चार्ज बीच में होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में निकालेंगे। सो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई तो V निकाल देना, जैसे ही V पता चला पुट कर दो, डायरेक्शन खत्म, ठीक है। वेयर C क्या है आपकी, C आपकी धारिता है संधारित्र की, कैपेसिटेंस कहलाती है,
धारिता कहलाती है संधारित्र की धारिता। और ये क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। और डी क्या है, उनके बीच का सेपरेशन, उनके बीच का गैप है ना, गैप बिटवीन द प्लेट्स, गैप बिटवीन द प्लेट्स, उनके बीच का आपका क्या है, अंतराल है, प्लेट्स। तो ये हम तब करे हैं जब इस प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम हो जाएगा, मान लीजिए कोई मीडियम हो गया, आपने कोई मेटल रख दिया, कोई लिक्विड भर दिया, जैसे बैटरी में कोई पानी भरा होता है, तो किसी भी मीडियम का अपना क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, कूलम्ब्स वाले चैप्टर में। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई मीडियम भर दिया जाए तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, C = हो जाएगा K × A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर कोई पूछे कि हम, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एग्जामिनर के लिए जब आपका कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में जब वाइवा होता तो आप एक डायग्राम में सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं, इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन ये है कि साइज और शेप में कोई चेंज नहीं करते। फिर कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके अंदर आप कोई भी मीडियम भर देंगे। जैसे बैटरी के अंदर पानी भरते हो ना, किस लिए भरते हो, क्योंकि जो आपका वाटर होता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है, जो K की वैल्यू होती है वाटर के लिए, K की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए होती है 80। यानी अगर ये आपका भी 1 घंटे चल रहा था बिना पानी के, बैटरी सूखी पड़ी थी, मान लीजिए वो 1 घंटे चल रहा था, मान लीजिए 10 मिनट चल रहा था, अगर आपने उसमें फुल पानी भर दिया तो 80 टाइम्स हो जाएगा। सो ये हम कह सकते हैं कि, ये तो समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता सकता हूँ कि जो कैपेसिटेंस है किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, सिंपल सा था, C निकालना, C बराबर पता करना है तो B निकाल लीजिए, B कब निकली, जब पहले E फिर V और वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हटाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसके थोड़े से बेसिक पॉइंट की बात कर लेता हूँ जो आपके से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हैं रियल वाले फॉर्मूले, C प्रोपोर्शनल है किसके, K के, C प्रोपोर्शनल है किसके, A के, और C प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D के। इन 3 तरीके से आपकी जो कैपेसिटेंस है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो डिपेंड करेगी। यानी अगर आप किन्हीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी मीडियम भर देते हैं तो उसका आपकी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो हमने कहा सर हम तो मेटल भर देंगे, तो मेटल के लिए जो K की वैल्यू होती है ना वो इनफाइनाइट होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट, और कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब क्या, उसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो इनफाइनाइट हो गई, यानी फिर चाहे जितना भी चार्ज देते जाओ वो चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। सो मेटल नहीं बनना है, बाकी आप कोई मीडियम भर सकते हैं। सो जैसे जैसे आपकी K की वैल्यू बढ़ती जाए वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा एरिया, अगर प्लेटों का एरिया ज्यादा हो जाएगा तब भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा इनके बीच की डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फिर आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनकी बेसिक बातें बता सकते हैं, ठीक है, कि आपका कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये दूसरे डायरेक्शन की वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, खासतौर से न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और इससे पिछला वाला डायरेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज आपका डायरेक्शन का क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता ही निकाली, कब, जबकि इनके मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये आपकी पैरेलल प्लेट थी, इसके बीच में मैंने T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते कितना है, एक K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, K। तो हमें इसकी वजह से अब कैपेसिटेंस निकाली कर मीडियम भर दिया है, वो पार्शियली भरा, पूरे में नहीं भरा, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा वो 2 बातें चेंज हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है आपको पैरेलल प्लेट के बीच में कितनी होती है, σ/ε0, लेकिन यहाँ 2 बातें हैं। एक बार जहाँ केवल एयर है, जहाँ कोई मीडियम प्रेशर नहीं हो, क्या होगी, एयर होगी, और दूसरा जब मीडियम है तो 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, 2 जगह पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है, सिंस जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, सिंस संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, संधारित्र की जो धारिता है यानी कि C, वो क्या होता है, Q/V। लेकिन यहाँ B आपका इजीली नहीं आने वाला है, यहाँ पर 2 वोल्टेज की बात हो रही है, एक किसके लिए, एयर के लिए, और एक किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं C बराबर क्या हो जाए, Q/V की जगह क्या हो जाए, V1 प्लस V2, जहां पर वेयर V1 एंड V2 आर potential difference between plates in air and medium, in air
एंड मीडियम। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि भाई निकालने की कैपेसिटेंस ही हमें C बराबर Q अपॉन B लगाएंगे, लेकिन यहाँ B केवल सिंगल नहीं है बल्कि दो वोल्टेज हैं। एक आपका जब आप एयर में निकालेंगे उसको B1 लिख देगा, और दूसरा जब आप कहाँ निकालेंगे मीडियम में निकालेंगे तो उसमें B2 लिख देगा। मैंने हमेशा बताया था वोल्टेज आपका हमेशा जुड़ता है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती, विद साइन जुड़ता है। ठीक है, सो आपने सिंपल लिख दिया B की जगह B1 प्लस B2। B1 क्या एयर वाला है, आप चाहे तो इसे BA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको एयर लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए मीडियम, तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाए BA एंड BM। तो आपको दो जगह देखिए ये BA और BM पता चल गया, सॉल्व हो जाएगा। तो BA पोटेंशियल निकालना है इन एयर में, तो पोटेंशियल जब एयर में निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको कहां पता होनी चाहिए, एयर में पता होनी चाहिए। ठीक है, सो पहले निकालते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन एयर। पर बात हो रही है एयर में, तो इसे हमने E1 से लिख दिया, EA लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर क्या हो जाए, फॉर्मूला तो पता है ना, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को जोड़ो सिग्मा अपॉन 2 पिछले वाले में किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एयर की बात हो रही है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा एयर में, इसको हम किससे लिख लेते हैं, BA से लिख लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है B बराबर आपने पढ़ा था, सिंस जो B बराबर होता है वो क्या होता है, E इंटू D होता है भाई। तो यहाँ BA बराबर क्या हो जाए, E तो कौन सा एयर वाला, BA बराबर E है, और डिस्टेंस कौन सी वाली, एयर वाली। ये यहाँ पर याद रखने वाला, ये यहाँ पर गलती होगी। डिस्टेंस इन एयर देखिए, पूरी डिस्टेंस कितनी है आपके पास, कैपिटल D, लेकिन उसमें से जो T डिस्टेंस है वो किसी मीडियम ने कवर कर ली है। तो एयर के लिए कितनी बची, पूरे D में से T गया, यानी कितना हो गया डिस्टेंस इन एयर का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका EA, तो अभी EA ही लिखते हैं, लेकिन DA की जगह क्या हो जाएगा D माइनस T। अरे एयर के लिए कितनी डिस्टेंस थी, टोटल D थी ना, उसमें T डिस्टेंस में तो मीडियम आ गया, तो एयर कितने में बची, D माइनस T में। इतना याद रखने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो BA इक्वल टू EA की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या D माइनस T। कितना याद रखने वाला है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको हमने इक्वेशन बनवा ली। ठीक है, अब आपने जैसे एयर में निकाला वैसे ही मीडियम में निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहां, मीडियम में निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सिंस अगेन electric field between the plates in medium में कितनी हो जाएगी, तो भाई होगी तो यही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब मीडियम की बात होने लगती है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका E कहां पर हम बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखने का मन था लेकिन लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो तब आता है जब कोई मीडियम नहीं होता, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लिख देना, हमेशा के जितने भी फॉर्मूले हैं जहां जहां एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर मीडियम की बात करें तो उसके साथ क्या लिख देना, साथ में के, जिस तरह भी एप्सिलॉन नॉट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाए EM बराबर क्या, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आ गई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल निकालिए कहां, मीडियम में। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, माध्यम में विभवांतर या माध्यम में वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मीडियम। सो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, B बराबर क्या होता है, E इंटू D होता है। तो हम क्या लिख देंगे, B कौन सी बात हो रही है, मीडियम की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाए EM, और D कौन सा, मीडियम वाला। EM की वैल्यू पता है कितनी आई है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दीजिए भाई सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट।
और dm कितना है, डिस्टेंस इन मीडियम, यानी यही तो है t, जो थिकनेस ली है हमने मीडियम में, मीडियम की कितनी है, t है, तो dm की क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सो ए आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो आपका एयर में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है और मीडियम में इतना, और ये सब है कहाँ, प्लेटों के बीच में, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो B इक्वल टू हो जाए नेट B, वो कितना हो जाएगा B, या आपको पता चलेगा तो चाहे तो आप इसमें सीधे पुट कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसके इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसके इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, है ना। तो अब आपको B1 और B2 पता चल गया, B और BM तो पुट कर दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा आपका, C इक्वल टू आ जाएगा Q, तो Q था, BA की जगह क्या हो गया आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की हेल्प से, सो Q तो Q रहा फर्स्ट में, और BA की वैल्यू सेकंड से पुट कर दीजिए, कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्या d माइनस t प्लस bm की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कितनी है, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट और क्या इनटू t। सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, q अपॉन a होती है ना। सो चाहे तो देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दोनों के पास है, सो c बराबर क्या हो जाएगा, q तो q रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया मैंने कॉमन, यहां से क्या बचा, d माइनस t बचा, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन गया तो क्या बचा, t अपॉन k, है ना। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो सिग्मा की वैल्यू होते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है q अपॉन a, पुट कर दीजिए, c बराबर हो जाएगा q तो q रहेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट और क्या d माइनस t प्लस t अपॉन k। सो इस q से q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो q से q कैंसिल हो गया, a एप्सिलॉन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो c बराबर हो गया a एप्सिलॉन नॉट और क्या d माइनस t एक ब्रैकेट में और अगली जगह क्या t अपॉन k। सो a आपका हो गया मेन फार्मूला, स्टार दे दीजिए, मास्टर फार्मूला से कह सकते हैं। सो ये आपका अगर डेरिवेशन आता तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, लेकिन इसके बाद इसको 5 तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। मेन डेरिवेशन इतना ही है, देखिए C बराबर Q अपॉन B, B यहाँ पर जब मीडियम की बात हुई तो एयर भी होगा और मीडियम भी होगा, सो B की जगह BA प्लस BM लिख दिया, तरीका वही है, पहले E निकाली एयर में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, BA बराबर E इनटू D, कौन सा एयर वाला, D की वैल्यू एयर में कितनी, टोटल D था, प्लेट थिकनेस में मीडियम आ गया तो D माइनस T किसके लिए बची, एयर के लिए, इस तरीके से BA आ गया, वैसे ही हमने BM निकाल लिया, EM निकाल के BM निकाल लिया, बस EM जब निकालते याद रखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाए, साथ में K लिख देंगे, ठीक। सो इस तरीके से BA BM पता चले, पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं, आपका आ गया मेन फार्मूला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने के 5 से 6 तरीके हैं, सो इसलिए आपके 5 से 6 को ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा सा चेंज करें तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पिछले साल यही आया, लेकिन मान लीजिए जब इसने अभी कहा था कि पार्शियली निकाल, जब पार्शियली फिल्ड है, जब आंशिक रूप से भरा है, मैंने लिखा था ना फिल्ड प्लेट कैपेसिटर व्हाइल पार्शियली फिल्ड, जब ये आंशिक रूप से भरा तब हमने कहा, उसने कंप्लीटली फिल्ड हो गया तब क्या करोगे, उसने कहा कि कंप्लीटली फिल्ड ना होगा बल्कि कई सारी प्लेट रखी, तो इस प्रकार से कई सारे केस है, ठीक है। तो मैं उन सब की बात कर रहा हूं, इतना आपको तैयार है, मैं इस पर लिखा रहने दूंगा, बाकी को मैं हटा रहा हूं, लेकिन आप इसके साथ कंटिन्यू बने रहिए, मैं इसके सारे केस करा रहा हूं, 5 से 6 डेरिवेशन इससे पूछे जाते हैं। सो केस वाइज करते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड करके, ठीक है। लेकिन इतना आपको तैयार जरूर होना चाहिए बेटा, जितना हम पढ़ा रहे हैं, देखिए मैं पहले से ही कटौती कर करके पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ कम से कम आप उतना जरूर तैयार करते चलिए, ठीक है। सो ये आपका मेन फॉर्मूला मैंने बचे रहने दिया, ठीक है। सो केस फर्स्ट ए है, केस फर्स्ट ए है कि जो पैरेलल प्लेट है ना, ये आपका है तो ऐसे ही, लेकिन इसमें
अलग अलग मीडियम की कई सारी प्लेट रखी हुई है। ये आपकी एक्स प्लेट और ये आपकी क्या है, वाई प्लेट है, ठीक है। और मैंने मान लिया इसमें अलग अलग मीडियम की कई सारी प्लेट रखी है, एक प्लेटें रखी है, एक प्लेटें रखी है, एक प्लेटें रखी है इस तरीके से। और इनका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी अलग अलग है। मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका कितना K2, इसका कितना K3। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस कितनी है T2, इसकी थिकनेस क्या है T3। इस तरीके से आपके अलग अलग मीडियम की डिफरेंट प्लेट्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर प्लेट इन बिटवीन द प्लेट। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, अभी एक को माइनस किया, सबको माइनस किया, सी बराबर क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, d भी d ही रहेगा। लेकिन अभी केवल अकेला था एक, तो हमने t लिख दिया था, अब कई सारे हैं तो d माइनस क्या कर दोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3, और भी है तो और भी सही। जहां एक t अपॉन k था उसकी जगह क्या हो जाएगा t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2 प्लस, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया, मतलब उसके आगे आपको ये लाइन करनी है। अगर उसने क्या डिफरेंट मीडियम की कई सारी प्लेट्स रखी हैं तो उसके लिए डायरेक्शन निकाले, तो आपको ये कर देना है, ठीक है। उसने कहा कि पार्शियली नहीं कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब अब मैंने ये कह दिया कि जो ये जगह बची है ना थोड़ी सी, वो भी नहीं बची है। इस तरीके से आपका इसका एक केस है, केस फर्स्ट पहले वाले का, पार्शियली फिल्ड है जब डिफरेंट मीडियम, पार्शियली फिल्ड है जब डिफरेंट मीडियम, और दूसरा पार्ट है जब ये कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब इस तरीके से प्लेट थी आपकी एक्स और वाई, ये एक्स और ये क्या है वाई है, और इसके बीच में जो जितनी भी जगह है इसमें क्या है अलग अलग मीडियम की इस तरीके से कई सारी प्लेट रखी हुई है कि बीच में कोई जगह ही नहीं बची, ठीक है। इस तरीके से कई सारी प्लेट हमने रख दी, ठीक। मैंने मान लिया कि पहले की थिकनेस T1 है, अगले की थिकनेस T2, T3, और किस प्रकार से रखी है कि इनके बाद कोई भी जगह नहीं बची है। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा मीडियम हो गया, ये चौथा मीडियम हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर मान लीजिए एक और मीडियम है इस तरीके से। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अभी T1 T2 जब रखा था तो कुछ जगह बच गई थी, लेकिन अब T1 T2 T3 जितने भी रख दिए अब कोई जगह नहीं बची। यानी हम कह सकते हैं कि जो T1 T2 T3 हैं जितने भी हैं उन सब का जो सम है वो किसके बराबर हो गया, पूरी डिस्टेंस को कवर कर लिया, किसको d को पूरा कवर कर लिया। तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या हो जाएगा d हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वही रहेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस जो इतने भी, तो a बस टर्म 0 हो जाए, c बराबर क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस जो भी। तो एक था जब पार्शियली फिल्ड हो डिफरेंट मीडियम तो ये कर देना है, कंप्लीटली फिल्ड हो कई सारे डिफरेंट मीडियम तो ये कर देना, केवल सिंगल मीडियम हो तो ये कर देना, ठीक है। अगर सिंगल मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो, अगर आपका क्या हो C है, if completely filled with one medium, केवल एक ही मीडियम की बात करें, ये तो पहला ही केस मुझे इसको बनाना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया भाई ये आपकी पैरेलल प्लेट थी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई एक ही मीडियम भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और थिकनेस क्या है T है। जो T है किसके बराबर हो गई, इन दिस केस उस वाले ही फॉर्मूले से, जहां पर T है एक मीडियम को किसके बराबर हो गया D के बराबर, तो क्या हो जाएगा उसी वाले इक्वेशन से देखिएगा, इससे C बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t की जगह कितना d और t की जगह कितना d अपॉन k, ये तो 0 हो गया, एक ही कहां चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या आ जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो वो आ गया डायरेक्शन जो मैंने उसमें लिखवाया था नोट पिछले वाले डायरेक्शन में कि यार कंप्लीटली फिल्ड हो तो क्या होगा, तो k को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था सीधे, ठीक है ना, तो वही आ गया। तो समझ पाया ना, तुमने कहा सर कोई नहीं भरा तो इफ देयर हैज नो मीडियम, ये आपका केस फर्स्ट था, ये आपका केस सेकंड है, ये आपका केस सेकंड है, और ये आपका केस थर्ड है,
इफ देयर हैज नो मीडियम, अगर यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है तो इसका मतलब क्या, जो टी नाम की चीज है वो है टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पुट कर दीजिएगा यहाँ पर जीरो, क्या देखते हैं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, जब आप टी की जाए जीरो, मैंने कहा कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब क्या, जो थिकनेस है मीडियम की, जो हम थिकनेस मान के चले थे है नहीं भाई मीडियम, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और क्या डी माइनस टी की जाए कितना जीरो, और फिर टी की जाए कितना जीरो अपॉन के, ये टर्म भी जीरो हो गया, क्या बचा केवल c बराबर बचा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपका अगला केस होगा। तो इससे देखिए पहला वाला डेरिवेशन था, यही वाला था पहला डेरिवेशन, तो उससे आपका ये वाला डेरिवेशन आ गया। अगर आप मान के चले तो इस t की जगह आप क्या मान सकते हैं, जैसे मान कहा कि भाई पूरे हमारा कोई एक ही मीडियम, तो t की जगह क्या हो गया d हो गया, तो ये वाला आ जाएगा जो समय लिखवा दिया था। अलग अलग मीडियम कई सारी प्लेट्स रखी लेकिन पार्शियली तो ये हो जाएगा उसी वाले से। तो अलग अलग मीडियम तो पूरे तरीके से कवर किए हैं, T1 T2 D के बराबर तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी की अगर बात करें तो मैं कैसे रहा मेटल भरी है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ केस सेकंड में, केस सेकंड में बात करो, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। केस सेकंड का पहला पार्ट था जब कोई मीडियम हो, और अगर इसी के आगे बात कर रहा हूँ, इसी के आगे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर जो मीडियम में भरा है फुल तरीके से, ये क्या है, इफ मीडियम इज एन मेटल, और कोई क्या हो मेटल हो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जरा पुट करिए के की वैल्यू इनफाइनाइट, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी इस तरीके के जो कैपेसिटर जिसके पीछे मेटल अपने भर दिया है उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी उसको चाहे जितना भी चार्ज दीजिए वो कभी चार्ज ही नहीं होगा, भाई उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, तो आप चार्ज देते रहिए, चाहे जितना दीजिए कुछ चेंज नहीं आएगा। जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या, उस पर थोड़े बहुत मतलब कितनी वैल्यू उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो इसके कभी चार्ज नहीं होगा, इसके चार्ज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक फेराड का मान लीजिए कोई कैपेसिटर, तो क्या उसे आप अपने घर के अलमारी में रख सकते हैं। तो वहां पर आपका स्फेरिकल कैपेसिटर लगता है, तो उसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।